नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। सीएए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट या नागरिकता संशोधन कानून 2019, इस कानून को लेकर देश भर में चर्चा हो रही है। कहीं पर इसका विरोध किया जा रहा है तो कहीं पर इस कानून का स्वागत भी किया जा रहा है। कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सीएए कानून देश का कानून है और इसे हर हालत में लागू किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री संतोनी ठाकुर ने भी पश्चिम बंगाल की अपने एक रैली के दौरान यह दावा करते हुए कहा कि सीएए को एक हफ्ते के अंदर लागू किया जाएगा। और उन्होंने यह भी कहा कि सीएए न सिर्फ पश्चिम बंगाल में लागू होगा बल्कि इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। सवाल यह है कि आखिर ये सीएए कानून है क्या, इसके लागू होने से क्या बदलाव आएंगे और इस कानून को लेकर लोगों के मन में डर क्यों है। तो आइए जानते हैं इन्हीं तथ्यों को आज के वीडियो में। सीएए कानून कोई नया कानून नहीं है, बल्कि यह नागरिकता कानून 1955 का ही संशोधित रूप है। सीएए कानून 2019 को समझने के लिए हमें पहले कानूनी पृष्ठभूमि को समझना होगा। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में नागरिकता का अधिकार जैसा कोई कानून नहीं था। इसकी शुरुआत भारत स्वतंत्र होने के बाद ही हुई थी। ब्रिटिश काल में भारत में ब्रिटिश नागरिकता कानून और वर्ष 1914 का विदेशी अधिकार अधिनियम था। ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम के तहत भारतीयों को नागरिकता के बिना अस्थायी रूप से ब्रिटिश डोमिनियन नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे स्वतंत्रता के बाद 1948 को निरस्त कर दिया गया। 1947 में भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान दो राज्यों का निर्माण हुआ और इन दो राज्यों को देशों को अलग करने वाली नई सीमा रेखाओं के आर पार बड़े पैमाने पर जनसंख्या की आवाजाही हुई। लोग अपने पसंद के देश में रहने और उस देश की नागरिकता हासिल करने के लिए स्वतंत्र थे, लेकिन बड़े पैमाने पर होने वाली इस आवाजाही को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा ने इन प्रवासियों की नागरिकता के बारे में निर्धारण करने के लिए नागरिकता संबंधी प्रावधानों को संविधान के दायरे में सीमित कराया। और इसी का परिणाम था कि भारत के संविधान का भाग 2 पूर्णतः भारतीय नागरिकता के लिए समर्पित है। भाग 2 में नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 5 से 11 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कौन भारत का नागरिक हो सकता है, किसकी नागरिकता रद्द की जा सकती है और किसे नागरिकता दी जा सकती है। वर्ष 1955 में संसद द्वारा द सिटीजनशिप एक्ट 1955 भी बनाया गया, जिसमें नागरिकता की पात्रता और आवश्यकताओं के लिए विशिष्ट प्रावधान किए गए। नागरिकता कानून 1955 यह रेगुलेट करता है कि कौन भारतीय नागरिकता हासिल कर सकता है और किस आधार पर। इस अधिनियम की धारा 3 से लेकर धारा 7 के तहत नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके निर्धारित किए गए हैं, जिसमें पहला तरीका है जन्म या बाय बर्थ, दूसरा है वंशानुगत बाय डिसेंट, तीसरा है पंजीकरण द्वारा या रजिस्ट्रेशन द्वारा, चौथा है देशीकरण या नेचुरलाइजेशन द्वारा। देशीकरण का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति आवेदन की तारीख से पहले कम से कम 11 साल तक सामान्य रूप से भारत में निवासी रहा हो और इस अधिनियम की तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट अन्य योग्यताएं पूरी करता हो, वह भारत का नागरिक बन सकता है। लेकिन इलीगल माइग्रेंट्स या अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकत्व प्रतिबंधित किया गया है। यहाँ पर प्रवासी और अप्रवासी दोनों में फर्क यह है कि प्रवासी या माइग्रेंट उन्हें कहते हैं जो दूसरे देश भारत में आए हैं, जिन्हें शरणार्थी भी कहा जाता है। और जो लोग भारत से दूसरे देश में चले गए हैं, चाहे वो नौकरी के लिए गए हो या शिक्षा के लिए गए हो, लेकिन वो अभी भी भारत के नागरिक हैं, उन्हें इमिग्रेंट्स या अप्रवासी कहा जाता है। भारत की नागरिकता पाने का 5वां तरीका है भूभाग के समावेशन का। मतलब अगर कोई नया भूभाग देश की सीमाओं में जोड़ा जाता है तो वहां के नागरिकों को अपने आप भारत की नागरिकता मिल जाएगी। उदाहरण के लिए देखा जाए तो जब भारत 1947 को स्वतंत्र हुआ तब गोवा राज्य भारत का अंग नहीं था, गोवा स्वतंत्र राज्य था। लेकिन जब 1961 में गोवा स्वतंत्र हुआ और उसे भारत में मिलाया गया तब गोवा के नागरिकों को भारत की नागरिकता अपने आप मिल गई। जो लोग अवैध तरीके से भारत में प्रवेश करेंगे उन्हें विदेशी एक्ट 1946 और पासपोर्ट एक्ट 1920 के अंतर्गत कारावास भी दिया जा सकता है या निर्वासित किया जा सकता है या वापस उनके देश भेज दिया जा सकता है। 1946 और 1920 की ये एक्ट केंद्र सरकार को भारत में विदेशियों के प्रवेश, निकास और निवास को रेगुलेट करने की शक्ति प्रदान करता है। अवैध प्रवासी वह विदेशी प्रवासी है जो वैध यात्रा दस्तावेजों जैसे पासपोर्ट और वीजा के बिना देश में प्रवेश करते हैं या पासपोर्ट और वीजा के साथ देश में प्रवेश करते हैं लेकिन अनुमत समयावधि समाप्ति के बाद भी देश नहीं छोड़ रहे हैं। वर्ष 1986 में 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन करके इस शर्त को जोड़ा गया कि जो लोग भारत में पैदा हुए थे या 26 जनवरी 1950 के बाद लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में पैदा हुए थे वही भारतीय नागरिक होंगे। उसके बाद वर्ष 2003 में
भी इस कानून में संशोधन किया गया। उस समय बांग्लादेश से होने वाले घुसपैठ को ध्यान में रखते हुए 1986 के संशोधन में रखी गई शर्त को 2003 के इस संशोधन में और अधिक कठोर बना दिया गया। अब कानून के तहत 4 दिसंबर 2004 को या उसके बाद पैदा हुए लोगों के लिए अपने स्वयं के जन्म के तथ्य के अलावा माता पिता दोनों भारतीय नागरिक होने चाहिए, या फिर माता पिता में से एक नागरिक भारतीय होना चाहिए और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। यह संशोधन स्पष्ट करता है कि कोई भी अवैध प्रवासी देशीकरण या पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता का दावा नहीं कर सकता है, भले ही वह 11 साल से भारत में क्यों न रहा हो। आगे 2015 में फिर एक बार नागरिकता कानून में संशोधन करके ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया (OCI) से संबंधित प्रावधानों को संशोधित किया गया। इसमें पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन या PIO कार्ड योजना और OCI कार्ड योजना को मिलाकर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर नाम का एक नई स्कीम शुरू की। नागरिकता संशोधन कानून CAA विधेयक जुलाई 2016 में ही संसद में पेश किया गया था। तब इस विधेयक को लेकर काफी विरोध का प्रदर्शन हुआ, क्योंकि इस विधेयक में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, जैन, पारसी, सिख, ईसाई और बौद्ध समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था। साथ ही भारत के विदेशी नागरिकता वाले कार्ड होल्डरों के पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को भी संशोधन करना प्रस्तावित था, लेकिन विरोध होने के कारण इस विधेयक को रिव्यू करने के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने 7 जनवरी 2019 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया बिल 8 जनवरी 2019 को लोकसभा में पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में यह बिल पारित नहीं हो पाया था और इसी दौरान लोकसभा भंग होने के कारण यह बिल भी लैप्स हो गया। बता दें कि किसी भी सरकार के कार्यकाल में के दौरान कोई विधेयक अगर लोकसभा में पारित हो जाता है लेकिन राज्यसभा में प्रलंबित रहता है, तो उसी समय अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो ऐसी स्थिति में यह बिल या यह विधेयक वैधगत हो जाता है या लैप्स हो जाता है। यही कारण था कि 16वीं लोकसभा के भंग होने के साथ यह बिल भी लैप्स हो गया। फिर मई 2019 में जब नई लोकसभा अस्तित्व में आई तो उसके बाद फिर से इस विधेयक को लेकर चर्चा शुरू हुई। इस दौरान असम में करीब 20 लाख लोगों के नाम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC से बाहर कर दिए गए थे, जो लंबे समय से बांग्लादेश से आकर भारत के संबंधित राज्यों में रह रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये 20 लाख लोग भारत में अवैध प्रवासी माने जाएंगे, जो मौजूदा नागरिकता कानून के तहत कार्रवाई के लिए पात्र होंगे। हालांकि NRC में नाम शामिल नहीं होने से कोई व्यक्ति स्वचालित रूप से अवैध प्रवासी नहीं बन जाता है। इसका निर्णय विदेशी न्यायाधिकरण द्वारा किया जाएगा। अगर विदेशी न्यायाधिकरण का निर्णय किसी को मान्य नहीं हुआ तो वे उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं। बता दें कि NRC उन लोगों की सूची है जो यह साबित कर सकते हैं कि वे पड़ोसी बांग्लादेश के स्वतंत्र देश बनने से एक दिन पहले यानी 24 मार्च 1971 तक भारत के उन राज्यों में आए थे। अब तक हमने नागरिकता कानून की पृष्ठभूमि देखी। अब देखते हैं CAA कानून में ऐसा क्या बदलाव किए गए हैं जिसे लेकर इतना विरोध प्रदर्शन हो रहा है। CAA नागरिकता संशोधन कानून 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को और राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ। फिर 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति द्वारा इसे मंजूरी दे दी गई। CAA कानून का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि यह कानून 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के उन अल्पसंख्यक प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खोल देगा जिन्होंने लंबे समय से भारत में शरण ली हुई है। इस संशोधित कानून में मुस्लिमों को छोड़कर इन तीनों देशों से आए हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी धार्मिक समुदायों से जुड़े अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर बस गए थे, सिर्फ उन्हें ही भारत की नागरिकता मिलेगी। मौजूदा कानून के तहत उन लोगों को इलीगल माइग्रेंट या अवैध प्रवासी माना गया है जो वैध यात्रा दस्तावेज जैसे पासपोर्ट और वीजा के बगैर भारत में घुस आए हैं या फिर वैध दस्तावेज के साथ भारत में आए हैं लेकिन तय अवधि के बाद भी भारत नहीं छोड़ रहे हैं। फिलहाल भारतीय नागरिकता पाने के लिए किसी भी व्यक्ति को कम से कम 11 साल तक भारत में रहना जरूरी है और इस अधिनियम के तहत अब इस अवधि को घटाकर 6 वर्ष तक शिथिल कर दिया गया है। CAA विधेयक में यह भी कहा गया है कि अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता के ये संशोधित प्रावधान असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के उन आदिवासी या जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे जो क्षेत्र संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है। संविधान की 6ठी अनुसूची के अनुसार इन जनजातीय क्षेत्रों में असम का कार्बी आंगलोंग जिला, मेघालय का गारो हिल जिला, मिजोरम का चकमा जिला, त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र जैसे जिले शामिल है। इसके साथ ही यह कानून बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के अनुसार इनर लाइन परमिट के तहत आने वाले क्षेत्रों पर भी लागू नहीं होगा।
इनर लाइन परमिट एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है। यह भारतीय नागरिकों को देश के अंदर किसी संरक्षित क्षेत्र में निश्चित अवधि के लिए यात्रा करने की अनुमति देता है। इस परमिट को बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के आधार पर लागू किया गया था। यह कानून अंग्रेजों ने अपनी सरकार के व्यावसायिक हितों की रक्षा के लिए बनाया था ताकि नामित क्षेत्रों में बाहरी लोगों के प्रवेश को रोका जा सके। यह अधिनियम पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ी आदिवासियों से ब्रिटिश हितों की रक्षा करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि वे ब्रिटिश नागरिकों के संरक्षित क्षेत्र में प्रायः घुसपैठ किया करते थे। इस अधिनियम के तहत दो समुदायों के बीच में क्षेत्रों के विभाजन के लिए एक इनर लाइन नामक काल्पनिक रेखा का निर्माण कराया गया था, ताकि दोनों पक्षों के लोग बिना परमिट के एक दूसरे के क्षेत्रों में प्रवेश न कर सके। स्वतंत्रता के बाद 1955 में भारत सरकार ने इस कानून में दुरुस्ती करते हुए ब्रिटिश नागरिक शब्द की जगह भारत के नागरिक शब्द के साथ इसे बदल दिया। सीएए कानून में किसी भी भारतीय, चाहे वह किसी भी मजहब का हो, की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। भारत के मुस्लिमों या किसी भी धर्म और समुदाय के लोगों की नागरिकता को इस कानून से कोई खतरा नहीं है। मोदी सरकार और उनके समर्थक जहां इसे एक ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं, वहीं विपक्षी और मुस्लिम संगठनों द्वारा इसका काफी विरोध किया जा रहा है। विपक्षी दलों का आरोप है कि यह कानून मुस्लिम विरोधी है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, जो हर नागरिक को समान अधिकार देता है। विरोधियों को इस बात पर आपत्ति है कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में धार्मिक आधार पर किसी को नागरिकता कैसे मिल सकती है। कुछ आलोचकों का यह भी कहना है कि यह प्रावधान भेदभावपूर्ण है, क्योंकि इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है और इस कानून से सरकार का उद्देश्य राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर से बाहर रह गए हिंदुओं को भारतीय नागरिकता देना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून 2019 को लेकर संसद में बताया कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों देश मुस्लिम देश हैं। वहां पर मुसलमान बहुसंख्यक है और वहां पर धर्म के नाम पर उनका उत्पीड़न नहीं होता है। इसलिए इन देशों के मुसलमान प्रवासियों को इस नागरिकता कानून में शामिल नहीं किया गया है। लेकिन हिंदुओं समेत सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध, पारसी जैसे धार्मिक समुदायों के लोग इन तीन देशों में अल्पसंख्यक है और वहां पर उनको प्रताड़ित किया जाता है। इसीलिए इन समुदायों से जुड़े अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने के प्रावधान किए गए हैं। अमित शाह ने यह भी कहा कि इसके बावजूद उन देशों के प्रवासी मुस्लिम भारत में नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिस पर सरकार द्वारा विचार किया जाएगा। इसलिए यह कानून मुस्लिम विरोधी है, यह कहना गलत होगा। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम। जय हिंद।